हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस द अनदर स्टोरी एंड दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट moral and of course the concept is very clear. The story is based on the past tense or past story, past situation, and apart from that, my purpose is always as usual to make you clear your understanding, basic concept of grammar and vocabulary portion as well. So you can enhance your understanding, enhance your knowledge concept in grammatical sector with their rules, easy to grab, easy to identify their word classes, their placements. So these all are my purpose and just we are stepping ahead one by one from basic to advanced. So for this purpose, let's get started. So आज की जो स्टोरी है that is Brahmin's dream. Once ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. Once ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है एक बार की बात है या एक बार कह लीजिए, ठीक है. एडवर्ब इन अ स्मॉल विलेज, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है. ये प्रपोजिशनल फ्रेज है पूरा. इन प्रपोजिशन है, ए डिटरमिनर, स्मॉल के एडजेक्टिव और विलेज नाउन है. इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण हु सर्वाइव्ड बाय बेगिंग फॉर फूड. तो इस सेंटेंस को देखते हैं. इस पूरे सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ये देयर है. देयर को इंडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं यानी डमी सब्जेक्ट कहते हैं. ये इन्वर्जन आता है. इन्वर्जन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नहीं, यानी सब्जेक्ट बाद में आता है और वर्ब पहले आता है, यानी कि ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट को देकर लगेगा. तो देयर जो है क्या यहाँ पे एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, हालांकि ये कंसीडर किया जाएगा एक सब्जेक्ट के रूप, ठीक है. वर्ब है यहाँ पे लिव्ड, ये V2 है, पास्ट टेंस का ये पार्ट है. तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी कहानी जो होती है, यानी कि कहानियां अक्सर पास्ट टेंस में ही रिप्रेजेंट की जाती है, लिखी जाती है, ठीक है. तो आपको इसको समझना होगा कि ये V2 जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है ना. अ पुअर ब्राह्मण, देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण हु सर्वाइव्ड बाय बेगिंग फॉर फूड. यानी एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भीख मांग करके अपना गुजारा करता था. सर्वाइव कहने का मतलब लिविंग कह सकते हैं, द वे ऑफ लिविंग, बट बेगिंग फॉर फूड यानी कि भोजन करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या करता था? भीख मांगता था, बेग करता था. तो ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हुआ. अब ए यहाँ पे क्या है? डिटरमिनर है. पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ब्राह्मण नाउन है. अब तक तो ये आपको समझ में आ गया होगा. मैंने अपने प्रीवियस बहुत सारे सेशंस में इस सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि डिटरमिनर जो है वो अक्सर नाउन के पहले आएगा. अगर नाउन के पहले पुअर है यानी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा. अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो वो एडवर्ब के पहले आएगा. तो ये कॉन्सेप्ट आई होप इट इज क्लियर. मैं काफी समय से मैंने इस चीज को समझाया है और मैंने स्पेसिफिक वीडियो जो बनाए हैं डिटरमिनर्स के ऊपर, ये भी मेरे वॉच लिस्ट में अवेलेबल है. आप जाके वहां पे उसे वॉच आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है. हु यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ब्राह्मण के लिए आया है. सर्वाइव यहाँ पे फिर से क्या? V2 है, पास्ट टेंस है जो कि उसकी यूज टू रोजमर्रा के काम को बता रहे हैं, ठीक है, पास्ट के रोजमर्रा के काम को. बाय यहाँ पे प्रिपरेशन है. बेगिंग ऑब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING फॉर्म में आया है. और फॉर यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अक्सर अपने बाद क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई नाउन या प्रोनाउन. तो आप देख सकते हो फूड यहाँ पे क्या है? फूड यहाँ पे एक नाउन है लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है. आप कहें तो ये क्या है? एक एडवर्ब भी है ये पूरा पार्ट जो कि बेगिंग के लिए आया है, यानी बेग के लिए, ठीक है, वर्ब के लिए. यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. ऑन वन, यहाँ पे होगा वन लकी डे. वन लकी डे ही रिसीव्ड अ पॉट फुल ऑफ फ्लो. ठीक है,
एक लकी दिन, यानी कि एक उसका एक बहुत ही ज्यादा लकी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा सौभाग्यपूर्ण कह सकते हैं, है ना, एक बहुत ज्यादा लकी दिन, एक उसके लिए लकी दिन। आई मीन टू से ही रिसीव द पॉट फुल ऑफ फ्लोर, यानी कि उसको क्या है, एक पॉट मिला। पॉट को क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉट? पॉट को आप कह सकते हैं कंटेनर, राइट, या ऑफ कोर्स पॉट को कंटेनर कह सकते हैं, ठीक है, बाउल कह सकते हैं, ठीक है, तो कंटेनर मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। ही रिसीव द पॉट फुल ऑफ फ्लोर, यानी कि उसको एक पॉट मिला, ठीक है, एक बर्तन जिसमें क्या है, आटा भरा हुआ था, यानी इसमें बहुत सारा आटा भरा हुआ था। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। वन लकी डे, तो ये जो वन है ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनर है, ठीक है, ये डिटर्मिनर है। विच काइंड ऑफ डिटर्मिनर इज डिटर्मिनर? 1 2 3, ये क्या है, कॉर्डिनल डिटर्मिनर है, ये संख्या को दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉर्डिनल डिटर्मिनर है। लकी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। डे यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। कॉमा है यहाँ पे, यहाँ से ये ही इसका सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। ही किसके लिए यूज हुआ है, उस ब्राह्मण के लिए, ठीक है, ये प्रोनाउन है। रिसीव फिर से V2 है, ये पास्ट के हैबिट को दिखा रहा है या इंसिडेंट को दिखा रहा है, जो इंसिडेंट हुआ है। अ पॉट फुल ऑफ फ्लो, फिर से ए डिटर्मिनर है, पॉट यहाँ पे नाउन है, फुल ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फ्लोर इसका नाउन है, फुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। फुल ऑफ फ्लो, डिलाइटेड, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा है। चलिए देखते हैं। डिलाइटेड ही टुक इट होम एंड हंग इट अप हुक नियर हिज बेड। सो डिलाइटेड का मतलब खुश होना, जॉयफुल होना, जॉयस होना, है ना। इलैटेड, यस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है। सर्वाइव का मतलब यहाँ लिव आउट, लिव थ्रू, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए जिसको कहते हैं, जीवन यापन जिसको कहते हैं सर्वाइवल, यानी जीवन जीने के लिए, यानी जीवन यापन के लिए कह सकते हैं, ठीक है। डिलाइटेड का मतलब ओवरजॉयड, मैरी, और यू कैन से जॉयफुल, है ना, यानी कि आनंदित, आनंद विभोर हो जाना, है ना, बहुत ज्यादा खुश होना। डिलाइटेड ही टुक इट होम, यानी कि उसको जैसे ही उसने स्पॉट को देखा वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, है ना, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ही टुक इट, उसने उसे लिया, टुक इट होम, उसे ही टुक इट होम, वो उसको घर लेके गया, और हंग इट अ हुक नियर हिज बेड, और उसके बेड के, उसके बिस्तर के नजदीक क्या था, एक हुक था जहां उसने उसको टांग दिया, ठीक है। चलिए इसके वर्ड क्लास को देख लेते हैं। डिलाइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक, ही इसका सब्जेक्ट है, ही किसके लिए आया है, ब्राह्मण के लिए। टुक यहाँ पे V2 है, मेन वर्ब है, ध्यान रखिएगा मेन वर्ब है। इट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। होम क्या है, इट होम, इट यहाँ पे क्या है, किसके लिए आया है, इट ये पोट के लिए है, पॉट, पॉट के लिए आया है, बर्तन के लिए। टुक इट होम, होम यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है ये, ठीक है। हंग, ठीक है, हंग क्या है, यहाँ पे V2 है, यानी वर्ब का, मेन वर्ब का सेकंड पार्ट, पास्ट टेंस का ये पार्ट है ना, V2 यानी पास्ट टेंस। हंग ये क्या है, हंग यहाँ पे क्या है, हंग थर्ड फॉर्म है, हैंग, हंग, हंग, आई मीन टू से V2 है, माफ कीजिए, हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग, हैंग्स, ठीक है, ये 5 फॉर्म्स होते हैं। इट फिर से पॉट के लिए आया है, अ हुक नियर हिज बेड, और फिर से डिटर्मिनर है, हुक यहाँ पे नाउन है, नियर प्रीपोजिशन है, हिज यहाँ पे डिटर्मिनर है, और बेड यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो वो फिर से उसे क्या करता है, उसे अपने अमिट से उसे उस स्पॉट को अपने बिस्तर के नजदीक एक खूंटी में, उसको खूंटे में टांग देता है, उस आटे से भरे हुए बर्तन को। आगे देखते हैं। एज ही ले डाउन एट स्लीप, ये देख रहे हैं पहला ही जो सेंटेंस है ये आपका क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। ये एक एज यहाँ पे क्या है, एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, कॉज और रीजन कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है ना। एज ही ले डाउन टू स्लीप, जैसे ही वो लेटता है सोने के लिए, ले डाउन, लाई, ले, लेड, लेइंग, लाइन, लाइज, इस तरीके से। तो ले का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेटना,
ये फिर से V2 है, ही सब्जेक्ट है, ले डाउन का मतलब होता है लेटना, एक फ्रेजल वर्ब है ये, टू स्लीप सोने के लिए, ही बिगैन ड्रीमिंग, और उसके बाद ही क्या है वो सपना देखना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पॉट को टांगता है और लेटता है उसको नींद आने लगती है और वो अपने नींद में क्या है ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है, सपना देखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सेंटेंस यहां चलते हैं, इन हिज ड्रीम, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इन हिज ड्रीम, इन यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन है, हिज यहाँ पे डिटर्मिनर है, ड्रीम यहाँ पे नाउन है। अपने सपने में ही थॉट इफ देयर इज अ फैमिन, वो अपने सपने में सोचता है, क्या सोचता है उसने, यहां देखिए ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, ठीक है, क्या सोचता है, इफ, आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में किसी इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होते हैं कब रखा जाता है, जब स्पीकर वो अपने बात को बोल रहा हो, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर जो है अपने बातों को खुद बोल रहा हो। अगर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कब चेंज करते हैं, जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के द्वारा बोली जा रही है, तो ये स्पीकर के द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए इसको क्या है इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। लेट्स सी, इफ देयर इज अ फैमिन आई विल सेल दिस फ्लोर फॉर अ हाई प्राइस, मे बी इवन 20 रुपीज। सो वो क्या सोचता है कि अगर अकाल पड़ जाए, सुखाड़ आ जाए, ठीक है, फैमिन का मतलब क्या होता है, देख, डेथ और स्टार्वेशन, अकाल पड़ जाना, इसको हैजर्डस भी कहते हैं, इसको आप हैजर्डस के रूप में भी ले सकते हैं, हैजर्डस कलामिटी, इन सब का मतलब क्या होता है अकाल पड़ जाना, यानी कि प्राकृतिक आपदा जिसको कह सकते हैं वो भी इसको कह सकते हैं, यानी कि इसको अकाल कह सकते हैं, अकाल पड़ना या प्राकृतिक आपदा, आपदा कहा जा सकता है, ठीक। तो वो क्या सोच रहा है कि अगर अकाल पड़ जाए, आई विल सेल दिस फ्लोर फॉर अ हाई प्राइस, तो मैं इस आटे को एक बहुत ही ऊंचे दाम में बेचूंगा, मे बी इवन 20 रुपीज, यानी कि हो सकता है कि 20 रुपए भी, यानी कि इस पॉट को मैं 20 रुपए में भी बेच सकता हूं, यानी कि उसके लिए 20 रुपया क्या था, बहुत ज्यादा था। इट मीन्स वो एक गेस कर रहा था अपने सपने में कि मैं 20 रुपए तक में भी इसको बेच सकता हूं, इस आटे के पॉट को। ओके, सो लेट्स सी द वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस। इफ यहां पे क्या है कंडीशनल है, ये क्या है, इफ जो है कंडीशनल क्लाउज के लिए आता है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहां तक, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये पूरा वहां तक आप लेके जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज है ना। अब ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज होता है अक्सर इफ का, इफ, व्हेन, वेदर, इस तरीके का। अगर देयर इज अ फैमिन, अगर अकाल होगा, अगर अकाल पड़ेगा, आई विल सेल दिस फ्लोर फॉर अ हाई प्राइस, तो मैं इस आटे को क्या है हाई प्राइस में, ऊंचे दाम में बेचूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो क्लाउजेस है, देयर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे इसका वर्ब है, ए डिटर्मिनर, फैमिन यहाँ पे क्या है नाउन है, सुखाड़ या अकाल को यहाँ ये डिनोट कर रहा है। आई, फिर से यहाँ दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, आई यहाँ पे किसके लिए आया है, उस ब्राह्मण के लिए, ये प्रोनाउन है। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेल यहाँ पे क्या इसका मेन वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसका मेन वर्ब है। दिस यहाँ पे डिटर्मिनर है, फ्लोर इसका नाउन है, फॉर प्रिपरेशन है, फॉर अ हाई प्राइस, ये एडवर्ब मान के चल सकते हैं, डिटर्मिनर और हाई प्राइस। हाई यहाँ पे एडजेक्टिव, इन सबको लेंगे। ये पूरा ही पार्ट इसका क्या है, प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। मे बी इवन 20 रुपीज, मे बी का यूज कब हम लोग करते हैं, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि ये संभावना व्यक्त कर रहा है कि शायद मैं इसको 20 रुपए भी मिल सकते हैं, यानी कि 20 रुपए तक में भी बेच सकता हूँ। 20 यहाँ पे, इवन यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। 20 यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, और रुपीज यहाँ पे क्या है, नाउन, यहाँ तक कि 20 रुपए में भी। आगे देखते हैं, यहां से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है विद, यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, विद दैट मनी, और उस पैसे से,
She imagined buying 2 goats. उसने क्या इमेजिन किया कि वो उस पैसे से 2 बकरियां खरीदेगा, which would soon give birth to many babies. और वो बकरी जो है which किसके लिए आया है, गोड्स के लिए, इस गॉड के लिए। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किसके लिए है, गोड के लिए, जो देखते ही देखते बहुत जल्दी ही। सून क्या है, एडवर्ब है, सून यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। गिव यहाँ पे वुड, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये क्या आएगा, V1 आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई हैव का यूज नहीं है, याद रखिएगा। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज हुआ है, अगर उसके बाद हैव का यूज नहीं हुआ है तो अक्सर वो V1 लेगा। अगर उसके बाद अगर हैव का यूज हुआ है तो अक्सर जो है यहाँ पे V3 का यूज होगा एज अ वर्ब अगर यूज करते हैं तो, आई मीन टू से। तो वो क्या, वो बहुत जल्दी ही क्या है, बहुत सारे बच्चों को जन्म देगी। यानी कि वो देखिए, वो सपने में इन सारी चीजों को सोच रहा है, वो अभी तक ड्रीम कर रहा है, वो सोच रहा है कि अगर अकाल पड़ा, सुखाड़ पड़ा तो मैं इस आटे को बेच दूंगा, यहाँ तक कि 20 रुपए में मिल जाएंगे मुझे, और इस 20 रुपए से मैं क्या है 2 बकरियां खरीदूंगा। बहुत जल्दी है ये बकरियां क्या है, बहुत सारे बच्चे देंगी, बेबीज देंगी, है ना। इस तरीके से वो तो उसका सपना और बढ़ता जा रहा है। गिव बर्थ, बर्थ यहाँ पे नाउन है। टू, टू ये क्या है, इंटेंसिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। टू मेनी, ये क्या है, डिटर्मिनर इसको रख सकते हैं, मेनी को। बेबीज क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। बेबीज आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं। देन ही वुड सेल द गोट्स एंड बाय बैफलो एंड काउस, यानी कि तब वो क्या करेगा, वो उन सारे बच्चों को बेचकर, यानी कि जो बेबी गोट्स है उसको बेचकर, है ना, सेल द गोट्स, वो उसको बकरी को बेच देगा, एंड बाय बैफलो एंड काउस, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या खरीदेगा, बैफलो खरीदेगा, यानी कि भैंस खरीदेगा, और गाय भी खरीदेगा, यानी कि ये सारी चीजें वो खरीदेगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, देन यहाँ ये अपने आप में एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है। ही यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट। वुड, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वुड का यूज होता है तो उसके बाद V1 का यूज होगा अगर इसके पहले हैव का यूज ना हुआ हो। आई मीन टू से, इसके बाद अगर हैव का यूज हुआ होता तो V3 का यूज किया जाता, लेकिन इसके बाद हैव का यूज नहीं है, इसलिए यहाँ पे V1 का यूज होगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ध्यान रखेंगे। द गोड्स, इसका ऑब्जेक्ट है द गोड्स, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। फिर से यहाँ पे बाय, क्या वो खरीदेगा, बैफलो एंड काउस, है ना, ये दोनों ही नाउन है, प्लूरल नाउन है। ये बैफलोज यहाँ होना चाहिए, प्लूरल नाउन है, यहाँ भी बैफलोज एंड काउस, वो बहुत सारे भैंस और बहुत सारे गायें खरीदेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। They would give lots of milk and he would make butter, curd and sweets to sell in the market. अब यहाँ पे देखिए, they would give lots of milk, और वो बहुत सारे क्या हैं, यानी कि ये गायें और बैफलोज जो हैं ये बहुत सारे दूध देंगे, और उस दूध से वो क्या बनाएगा, बटर बनाएगा, कर्ड दही बनाएगा, स्वीट्स मिठाइयाँ बनाएगा, है ना, मक्खन दही मिठाइयाँ, टू सेल इन द मार्केट, और उसको क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा, ठीक। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। वर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। दे वुड गिव, दे किसके लिए है यहाँ पे, ये दे आया है बैफलोज एंड काउस के लिए, ठीक है। तो दे यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। वुड यहाँ फिर से क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो पास्ट एक्शन को दिखाता है, पास्ट में भी वह फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। वुड का यूज 2 तरीके से करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। वुड को 2 तरीके से समझते हैं। वुड का यूज पास्ट में फ्यूचर के लिए किया जाता है, यानी अगर पास्ट में कोई बात कह रहे हैं और पास्ट में फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वुड का यूज करेंगे। या दूसरा केस, वुड का यूज हम पास्ट में अपने हैबिट को दिखाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि यूज्ड टू का यूज किया जाता है। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, माय मदर यूज्ड टू गेट मी रेडी to for the school, I used to have my breakfast on time, I used to get up early in the morning। तो used to को हटाकर आप would का भी यूज कर सकते हैं। When I was child, I would get up early in the morning, I would go to school on time, I would complete my homework on time every day। So इस तरीके से हम लोग would का 2 तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे would का जो यूज हो रहा है वो पास्ट की बातों में फ्यूचर को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर 2 तरीके के होते हैं, एक वो फ्यूचर जो आने वाला है, जो हम लोग के लिए अनसर्टेन है, एक वो फ्यूचर जो कि पास्ट की कहानियों में आप फ्यूचर के थॉट्स को, विश को
ओपिनियन को दिखाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस कहानी से क्या पता चल रहा है कि ये जो ब्राह्मण है, ये जो ब्राह्मण है वो अपने ड्रीम में है, और अपने ड्रीम में क्या है, वो फ्यूचर की बातों को सोच रहा है कि ये वो ऐसा करेगा, ये होगा तो वो करेगा, ऐसा होगा तो वो वैसा करेगा, इस तरीके से। तो ये क्या फ्यूचर की बातें चल रही है, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे फिर से देखिए V1 है, लॉट्स ऑफ यहाँ पे डिटर्मिनर है, मिल्क यहाँ पे नाउन है, एंड यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट में कंजंक्शन है। ही किसके लिए आया है, ये आया है ब्राह्मण के लिए। वुड मेक, आप देख सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर से V1 आया है, बटर, कर्ड एंड स्वीट्स, ये सारे नाउन्स हैं। टू जो है, टू जब भी आता है वो पर्पस को दिखाता है, यानी उद्देश्य को, कि वो क्या करेगा, टू सेल इन द मार्केट, वो ये सब क्यों बनाएगा, मार्केट में इसको बेचने के लिए, और पर्पस क्या है, ढेर सारा पैसा कमाना। ठीक, आगे देखते हैं। इन यहाँ पे प्रिपरेशन है, 2 + V1, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, द क्या है, डिटर्मिनर है, और मार्केट नाउन है, और ये अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है जो कि इस सेल को एक्सप्लेन कर रहा है। टू सेल व्हाट इन द मार्केट, वेयर इन द मार्केट। इन नो टाइम्स, इन नो टाइम्स का मतलब क्या है, बहुत जल्दी, वेरी सून, है ना। इन नो टाइम्स कहने का मतलब, ये फिक्स सेंटेंस में आप रख सकते हैं इसको, इन नो टाइम्स। इसका मतलब होता है बहुत ही जल्दी, देखते ही देखते। इन नो टाइम्स ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग रिच, देखते ही देखते वो क्या है, उसका सपना किसमें बदल गया, ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग रिच। वो क्या देखता है कि वो देखते देखते अमीर बन गया, बिकमिंग रिच। ओइंग अ बिग हाउस, जिसके पास एक अपना खुद का घर है, वो अपने खुद घर का, ओइंग का मतलब हैविंग अ बिग हाउस, उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। ठीक है, हिज ड्रीम व्यू सो बिग दैट ही इमेजिन दैट किंग वुड ऑफर हिज डॉटर द प्रिंसेस इन मैरिज। चलिए पहले इस वाले सेंटेंस को देख लेते, फिर मैं इस पे आऊंगा। ही ड्रीम्ड, सब्जेक्ट, V2 है, पास्ट इंसिडेंट को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। ऑफ प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन अक्सर बाद अपने क्या ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब में ing लगकर आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिकमिंग रिच, तो वहां पे वो क्या है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, और रिच यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव है, वो अमीर बन जाएगा। ओइंग अ बिग हाउस, और वो क्या, उसके पास एक घर भी होगा, और डिटर्मिनर है, बिग एडजेक्टिव है, और हाउस यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, तो जिस तरीके से बिकमिंग का यूज हुआ है, तो एंड बिकमिंग रिच, तो इसके बाद कॉमा देख रहे हैं, तो इसके बाद भी ing फॉर्म ही आएगा, क्योंकि फॉर दोनों के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर। फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। हिज ड्रीम व्यू सो बिग, उसका सपना बहुत बड़ा बन गया, देखते देखते वो बहुत बड़ा, ज्यादा, उसने बहुत बड़ा सपना देख लिया, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे वो चला गया। दैट ही इमेजिन्ड, कि उसने फिर से इमेजिन किया, वो क्या इमेजिन करने लगा, वो क्या सोचने लगा, द किंग वुड ऑफर हिज डॉटर द प्रिंसेस इन मैरिज, यानी कि जो राजा जो है वो इतना अमीर बन गया है अपने इस ड्रीम में, इमेजिनेशन में, कि वो क्या सोचता है कि राजा जो है उसकी अपनी बेटी का हाथ उसको सौंपेंगे शादी के लिए, द प्रिंसेस इन मैरिज, शादी के लिए। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस को। हिज ड्रीम, ड्रीम नाउन है, हिज यहाँ पे फिर से क्या है, डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर। ग्रीव, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट। सो बिग, बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है, और सो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, जो कि बिग की डेंसिटी को, इंटेंसिटी को दिखा रहा है, बहुत बड़ा, यानी उसका सपना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बढ़ गया। दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है। ही इमेजिन्ड, इमेजिन्ड V2 है, उसने क्या सोचा, द किंग वुड ऑफर, यानी कि द किंग यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। ही इमेजिन्ड द किंग वुड ऑफर, ये अलग से सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का वर्ब कौन सा है, ये वुड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वुड ऑफर, V1 मेन वर्ब। हिज यहाँ पे क्या है, इस ऑफर का ऑब्जेक्ट है। हिज डिटर्मिनर है, डॉटर यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, डॉटर। द प्रिंसेस, यहाँ पे कॉमा के बाद द प्रिंसेस है, यानी कि यहाँ पे ये जस्टिफाई आइडेंटिटी, यानी कि वो क्लियर किया जा रहा है कि किंग जो है अपनी बेटी का हाथ, है ना, बेटी यानी कौन, द प्रिंसेस, यानी कि उस बेटी को यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि बेटी यानी किसको, द प्रिंसेस, यानी प्रिंसेस का हाथ देंगे, यानी उससे शादी करवाएंगे इन मैरिज। इन यहाँ पे प्रिपरेशन है, मैरिज यहाँ पे नाउन है। ठीक है,
एक्साइटेड इन हिज स्लीप, यानी कि वो अपने स्लीप में यानी अपने निद्रा में अपने नींद में वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है, एक्साइटेड। अच्छा, रिच का मतलब मैंने यहाँ पे मिस किया। रिच का मतलब क्या होता है? वेल्दी, एफ्लुएंट और मनीड, इन सब का मतलब होता है धनी। एफ्लुएंट भी कह सकते हैं। अच्छा, एफ्लुएंट मैंने यहाँ मेंशन किया है, इसका वेल ऑफ भी होता है, इसका एक मीनिंग वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब ये कहता है बहुत पैसे वाला, धनी, अफ्लुएंट पर्सन। ओके। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब क्या है? एजिटेटेड, इलैटेड, इन्फ्लैचुएटेड, इनफ्लैचुएटेड, इन सब का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाना, ठीक है, उत्सुक हो जाना, उत्सुक हो जाना, ठीक है। तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड इन हिज स्लीप, वो अपने स्लीप में बहुत ज्यादा, अपनी निद्रा में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उत्सुक हो गया। द ब्राह्मण किक्ड आउट हिज लेग। अब यहाँ पे ये जो ब्राह्मण है, द किसके लिए आया है? जाहिर सी बात है, हम जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं उसी ब्राह्मण के लिए, कोई डिफरेंट ब्राह्मण नहीं है, इसलिए इसको क्या है? स्पेसिफाई कर रहा है। द का यूज कहीं भी हम करते हैं तो हम किसी खास व्यक्ति, पर्सन या पर्सनालिटी को जब हम इंडिविजुअली या पर्टिकुलरली जब हम उसको दिखाना चाहते हैं या उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। द ब्राह्मण किक्ड आउट हिज लेग एंड एक्सीडेंटली हिट द हैंगिंग पॉट ऑफ फ्लो, ठीक है। अब वो क्या है? इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उस ब्राह्मण ने किक्ड आउट किया। किक आउट का मतलब होता है पुश करना, हिट करना, ठीक है। किक आउट का मतलब ये क्या है? फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या होता है? हिट करना, मारना। हिज लेग, उसने अपने लेग को हिट कर दिया, यानी कि मार दिया एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब अनजाने में, सडनली। एक्सीडेंटली का मतलब यहाँ पे क्या? सडनली, अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, अनविटिंगली, है ना, यानी कि अनजाने में कह सकते हैं, है ना। सडनली का मतलब अचानक से, अनजाने में। अनकॉन्शियसली कहने का मतलब कि कॉन्शियस में नहीं, अचेता अवस्था में, है ना, यानी कि वो अचेत अवस्था में, यानी कि सोया हुआ, तो उसने अपना पैर क्या है? अनजाने में मार दिया, हिट कर दिया। किसको? द हैंगिंग पॉट ऑफ अ फ्लो, यानी कि हैंगिंग पॉट ऑफ द फ्लो, यानी कि आटे की जो पोटली जो टंगी हुई थी, है ना। तो हैंगिंग यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ये पॉट को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिस वर्ब में आईएनजी लगाकर नाउन के पहले यूज किया जाता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है ना। ये दो तरीके हो सकते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल जैसे एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन, ये आप देख रहे हैं। हॉन्टेड हाउस, तो इन सब में दोनों में देख रहे हैं क्या कि ईडी लग कर आया है, लेकिन इसका भी काम क्या है? ये एज एडजेक्टिव आ रहा है और दोनों नाउन्स को, एजुकेटेड पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, हॉन्टेड हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और जानकारी दे रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये भी है, क्या है? हैंगिंग पॉट ऑफ फ्लावर, उसने उसको क्या अपने पैर से हिट कर दिया। इट फेल टू द ग्राउंड। अब इट किसके लिए आया है? इट आया है स्पॉट के लिए, स्पॉट के लिए इट आया है। इट फेल, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, टू दी ग्राउंड, कहां गिरा भाई? ये टू किसका पर्पस के लिए आता है? रीजन बताता है कि किस लिए। ये हिट फेल टू दी ग्राउंड, ये कहां गिर गया? जमीन पे गिर गया। एंड ब्रोक, और टूट गया। V2 है और वो टूट गया, यानी किसकी बात की जा रही है? इस पॉट की ही बात की जा रही है। इट पॉट, ये इट किसके लिए है? पॉट के लिए, यानी पॉट गिरा ग्राउंड पे, जमीन पे, और टूट गया। ऑल द फ्लो वॉज गॉन, ऑल द फ्लो वॉज गॉन, यानी सारे जो आटे थे, आटा उसमें जो रखा हुआ था सब बिखर गया, खराब हो गया, खत्म हो गया। गॉन का मतलब फिनिश हो जाना। एंड सो वॉज हिज ड्रीम, और साथ ही साथ उसका सपना भी क्या है? वहीं समाप्त हो गया। सो वॉज हिज ड्रीम कहने का मतलब साथ ही साथ, यानी कि और उसका सपना भी था वहीं पे क्या हो गया? खत्म हो गया। सो वॉज हिज ड्रीम, ठीक है। वॉज यहाँ पे क्या है? वर्ब है, ठीक है। हिज यहाँ पे डिटर्मिनर है, ड्रीम यहाँ पे क्या है? नाउन है, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ठीक। द फ्लो वॉज गॉन। अब देखते हैं आगे। यस, एंड द सो वॉज हिज ड्रीम, और उसका सपना भी क्या है? वहीं पे टूट गया, खत्म हो गया। अब इस कहानी का मोरल क्या है? मोरल कहने का मतलब सीख हमें क्या मिलती है? डोंट बिल्ड कासल इन द एयर,
फोकस ऑन प्रेजेंट बिफोर अलार्मिंग ऑफ द फ्यूचर। अब ये बहुत ही फेमस ये सेइंग है, एक कहावत है क्या, डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर। इसको कैसल पढ़ेंगे, कैस्टल नहीं पढ़ेंगे। कैसल का मतलब क्या होता है, महल। ये कहावत आपने सुने होगी कि हवाई महल नहीं बनाना चाहिए। हवाई महल कहने का मतलब कि जितनी आपकी इफिशियंसी है, यानी जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए, है ना, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये कहावत उसी पर आधारित है। एंड व्हाट नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रेजेंट बिफोर अलार्मिंग ऑफ द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर्स को पहले अलार्म करने, यानी पहले फोकस करने से पहले अपने प्रेजेंट को जरूर तोलना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिफोर ड्रीमिंग ऑफ द फ्यूचर, माफ कीजिएगा, फोकस ऑन प्रेजेंट बिफोर ड्रीमिंग ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के बारे में सपना देखने से पहले अपने प्रेजेंट को जरूर माप लेना चाहिए, मेजर कर लेना चाहिए, फोकस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी का एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और कुछ वोकैबुलरी जो इस कहानी से रिलेटेड थे वो मैंने आज डिस्कस किए। आई होप कि ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होंगे। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मेरे वीडियो को फिर से एक बार देखें, सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑफ कोर्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस, please do subscribe my channel and share my videos as much as possible. We'll meet again in the next session with another story. Till then, bye.